हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका माइनर पेपर यानी डीएससी का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का माइनर पेपर का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7, जिसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 का जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 है और जो 6 है, ये तीनों चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरण, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे जो आपकी जो रिसर्च होती है उसके कौन कौन से उसका जो प्रोसेस है, ठीक है, शोध प्रक्रिया का जो शोध की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है आपका, वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो पहले भाग में हम जानेंगे कि आपकी जो पूरी रिसर्च जो है वो किस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी शोध प्रक्रिया के अर्थ की, ठीक है, शोध प्रक्रिया के अर्थ की बात करें यानी रिसर्च का जो प्रोसेस है उसके मीनिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपकी जो रिसर्च होती है ना, शोध की प्रक्रिया वो क्रमबद्ध, ठीक है, कार्य प्रणाली है जिसके माध्यम से कोई शोधकर्ता किसी समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यह एक ऐसा हम कह सकते हैं ऐसा रास्ता होता है जिसमें एक एक चरण जो होता है व्यवस्थित रूप से किया जाता है। यानी आपका जो रिसर्च का जो प्रोसेस है ना, वो एक क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है, ठीक है, किसी भी समस्या को हल करने का एक साइंटिफिक उसमें स्टडी की जाती है, साइंटिफिक रूप से भी, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी और जो आपकी जो शोध होती है ना, जो रिसर्च होती है, वो 1 बाय 1 करके यानी स्टेप बाय स्टेप जो होती है आपकी, वो कंप्लीट की जाती है, व्यवस्थित रूप उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, पूरी शोध की प्रक्रिया होती है। शोध के अंदर जो आपका जो रिसर्च जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर आपको अलग अलग चरण देखने को मिलते हैं, यानी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसा हम पहले भी जान चुके हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो क्या करता है, सबसे पहले समस्या की पहचान करता है। ठीक है, सबसे पहले ये तय किया जाता है कि किस विषय पे हमें रिसर्च करनी है, क्या हमारी समस्या है, उसको पढ़ा जाता है, उसे समझा जाता है, उसे जाना जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी समस्या जो है वो वास्तव में क्या है, ठीक है, और किस चीज पे आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर रिसर्च करना चाहता है तो वो क्या समझानेगा, सबसे पहले समस्या समझेगा कि छात्रों में पढ़ने की रुचि क्यों कम है, या फिर ऑनलाइन जो आपकी एजुकेशन है उसका क्या प्रभाव है छात्रों के ऊपर। तो रिसर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी समस्या की पहचान करते हैं। हम जानते हैं कि जो आपकी समस्या है वो किस तरीके से है, या हमें किस विषय पे उसका निवारण करना है, किस तरीके से शोध करनी है। उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट, समस्या का चयन करना। जब हम किसी भी विषय के बारे में जो भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर जब ये समझने में मदद करता है कि जो समस्या है ना, कि समस्या क्या है। अभी हमने क्या समझा ऊपर कि जो शोध है उसमें हम समस्या की पहचान करते हैं, पहचान लेते हैं कि समस्या क्या है, लेकिन उस समस्या का जो हम कह सकते हैं उस समस्या का चयन करते हैं कि किस समस्या के ऊपर हमें रिसर्च करनी है। यानी एक रिसर्चर के सामने कई समस्याएं होती है, लेकिन जो मेन आपकी प्रॉब्लम जो होती है, उपयुक्त समस्या जो होती है, उसे रिसर्चर को चूज करना होता है, ठीक है, चुनना पड़ता है। तो इसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण होती है समस्या उसको इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है। जो भी आपकी समस्या बन सकती है यहाँ पे संभव हो सकती है, जो भी आपका समय है, साधन है, ये सारे के सारे आपकी समस्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका साहित्यिक समीक्षा। साहित्यिक समीक्षा की बात करें तो समस्या चुनने के बाद उस विषय पर किए गए शोधों का अध्ययन से हमें पता चलता है कि अभी क्या जानकारी जो है आपकी, एक सेकेंड, इससे हमें पता चलता है कि जो भी आपके पास जानकारी उपलब्ध है वो जानकारी क्या है, उसके अंदर किस तरीके की कमी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो कहता है कि शोध उद्देश्य निर्धारित करना होता है। यानी जो भी आपकी रिसर्च है ना, वो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, जिससे आपको ये पता चल पाता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसको करने के पीछे का आपका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई जो स्टूडेंट्स है, टीचर जो है वो क्या कर रहा है,
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में वीक है, ठीक है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के समय पे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, टीचर्स के पास एक अच्छा जो है उद्देश्य है शोध करने का, रिसर्च करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका शोध प्रश्न बनाना। यानी रिसर्च के टाइम पे जो आपके शोधकर्ता जो होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पूरा क्वेश्चनरी तैयार करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर ना आपके अलग अलग प्रश्न होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको ना जो शोधकर्ता जो होते हैं, ठीक है, वो अपने प्रश्न बनाते हैं। उन सवालों को हम कहते हैं कि जो भी मतलब जो शोधकर्ता होते हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रश्न जो होते हैं वो रैंडमली नहीं होते, वो आपकी रिसर्च से संबंधित ही होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, परिकल्पना बनाना। यानी कुछ ऐसे रिसर्चर होते हैं जो पहले से ही अपनी एक अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो बेहतर होते हैं, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, समस्या कथन। यानी आपकी जो स्टेटमेंट की जो प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या का जो कथन है, इसके अंदर जो आपके रिसर्चर होते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से वो क्या करते हैं कि स्टेटमेंट में लिखते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो भी रिसर्च में हम उस समस्या का जो समाधान होता है उसको ढूंढते हैं। तो अच्छी समस्या जो है आपकी, अच्छे समस्या कथन की जो विशेषताएं वो क्या होती है कि आपकी जो भी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं प्रॉब्लम को लेके, उसमें कितनी क्लैरिटी है, ठीक है, वो कितना शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है या कितना संक्षिप्त है, ठीक है, एक ही विषय पर केंद्रित है या अलग अलग सब्जेक्ट पे बेस्ड है या अलग अलग विषय पे है, और शोध जो है वो एबल है या नहीं है, योग्य है या नहीं है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, शोध की सीमा। यानी आपकी रिसर्च में कौन कौन से स्कोप होते हैं। तो शोध जो होती है ना, आपकी रिसर्च जो होती है उसकी एक सीमा होती है, एक बाउंड्री होती है, जिससे हमें पता चलता है कि किस समय पे हमें शोध करनी है, किस स्थान पे करनी है और किस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका जो शोध की जो सीमा होती है वो आपको देखने को मिलती है। उसके बाद है आपका शोध का महत्व। शोध के महत्व में आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या अध्ययन करना है और क्यों करना है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च में आपको क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके लाभ की बात करें तो ये शिक्षकों के लिए ज्यादा होता है अच्छा, ठीक है, रिसर्च, और विद्यार्थियों के लिए भी होता है, जो भी हमारे पॉलिसीज मेकर होते हैं, नीति निर्माता जो होते हैं, उनके लिए भी ये कार्य करता है। और शोध किन के लिए अच्छा होता है, जितने भी आपके रिसर्च के क्षेत्र के जो भी रिसर्चर होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट होता है। तो ऑल ओवर इस चैप्टर का जो कंक्लूजन निकल कर आता है, यानी निष्कर्ष जो निकल कर आता है, वो क्या कहता है कि शोध प्रक्रिया के पहले भाग में हम जानते हैं कि समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसका चयन करते हैं, ठीक है, फिर उसकी साहित्यिक समीक्षा करते हैं, फिर उद्देश्य उसका जानते हैं, फिर प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, और फिर हम उसका एक अनुमान लगाते हैं, यानी आपकी परिकल्पना करते हैं। तो ये सारे चरण मिलकर एक शोध को, एक रिसर्च को एक सही जो दिशा है वो देने में आपकी मदद करते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है आपका चैप्टर नंबर 8, यानी यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 8 जो है, इसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं भाग 2, ठीक है। इसके अंदर भी हम यही जानेंगे जो आपका रिसर्च जो होता है ना, रिसर्च का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, लेकिन इसका जो सेकंड टाइप जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसे छोटे से इंट्रो से समझे, यानी एक परिचय से समझे, तो जो आपका रिसर्च का जो प्रोसेस है ना, वो दूसरे भाग में शोध को आगे बढ़ाने और पूरा करने वाले चरणों में आता है। तो इन चरणों में जो होता है ना, वो आपका एक रिसर्च की एक प्लानिंग बनाई जाती है, ठीक है, आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है, विश्लेषण करना पड़ता है, फिर आपका एंड में कंक्लूजन निकाला जाता है, फिर आपकी रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट राइटिंग इसमें शामिल होती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका शोध डिजाइन, या हम जिसको शोध अभिकल्प भी कहते हैं, ठीक है। जो ये आपकी रिसर्च होती है ना, जो शोध होती है, इसके अंदर पूरी एक योजना बनाती है, ठीक है, जो आपका जो भी प्लानिंग की जाती है रिसर्च के टाइम पे कि किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, कैसे किया जाएगा, कौन कौन सा डाटा हमें कलेक्ट करना है, तो ये सब क्या है, आपका शोध का डिजाइन है, ठीक है। शोध डिजाइन के काम भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। ये आपकी रिसर्च को, आपकी शोध को एक सही डायरेक्शन देता है। जो भी आपके पास डाटा है उसको अपने पास कलेक्ट करके रखने में, संग्रहण करने में आपकी योजना बनाता है। टाइम और जो भी आपके रिसोर्सेज है, यानी समय और संसाधन जो भी है आपको, ठीक है, वो आपके बचाता है, और साथ में आपकी रिसर्च को एक सिस्टमैटिक बनाता है, यानी व्यवस्थित बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जब भी आप रिसर्च करेंगे तो आप किस तरीके से उसका चयन करेंगे, यानी रिसर्च करते टाइम जो आपकी सैम्पलिंग होती है, यानी नमूना चयन जो होता है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करें सैम्पलिंग की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिसर्च जो है वो बड़ी जनसंख्या के लिए करनी है, ज्यादा लोगों के लिए करनी है, तो सबसे पहले इसका एक सैंपल चूज किया जाता है, सैंपल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जनसंख्या अगर बड़ी है किसी भी ग्रुप की, तो उसके अंदर एक जनसंख्या का छोटा प्रतिनिधित्व जो होता है वो भाग लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी भी स्टेट में या किसी भी जिले में,
ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो है वो ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ स्कूलों में या कुछ जो स्टूडेंट है उनका एक क्या लिया जाएगा, एक सैंपल लिया जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, आपका नमूना चयन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेटा संग्रहण की, यानी जो भी आपके पास डाटा होता है उसका कलेक्शन आप किस तरीके से करते हैं रिसर्च के टाइम पे। तो जो भी आपकी रिसर्च होती है ना, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके डाटा से ही आपको मिलती है। इसके भी दो प्रकार है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, प्राथमिक डेटा जो होता है, जो भी रिसर्चर होता है ना वो उसे खुद कलेक्ट करता है, और द्वितीयक डेटा कौन सा होता है, जो पहले से उसके पास अवेलेबल होता है, यानी पहले से उपलब्ध होता है। अब जो आपका डेटा संग्रहण की जो विधियां हैं, यानी आपका जो डेटा कलेक्शन की जो मेथड्स हैं वो भी अलग अलग है। इसमें आपका प्रश्नावली भी हो सकती है, साक्षात्कार भी हो सकता है, अवलोकन भी हो सकता है, परीक्षण भी हो सकता है, और रिकॉर्ड या दस्तावेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, मेथड है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की, डाटा को संग्रहण करने की। फिर आता है आपका शोध उपकरण, यानी आपका रिसर्च के अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो जो भी आपके पास डेटा होता है ना, उन्हें इकट्ठा करने के लिए जो भी आपके पास साधन होते हैं उनका जब आप यूज करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, शोध उपकरण कहलाता है, यानी आपका रिसर्च टूल्स कहलाता है। उसके अंदर आपकी प्रश्नावली आती है, यानी क्वेश्चनरिंग आता है। ठीक है, साक्षात्कार अनुसूची आता है, यानी आपका इंटरव्यू आता है, और अवलोकन सूची यानी आपका ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, और आपका साथ ही साथ आपका ये जो परीक्षण है वो भी आता है। तो अच्छी उपकरण, इसमें जो अच्छे उपकरण जो है, ठीक है, गुड जो आपके टूल्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं कि इसके अंदर आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी ट्रस्टेबल होना चाहिए, वैधता यानी आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, सरलता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए, सिंपलीफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए। इसके बाद आपका डेटा का वर्गीकरण भी होता है। ठीक है, अलग अलग डेटा जब आपको मिलता है एक रिसर्चर को, तो वो उसको किस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से रखता है, यानी किस तरीके से व्यवस्थित करता है। सबसे पहले वो डेटा को क्या करता है, वर्गीकृत करता है, यानी अलग अलग भागों में रखता है। फिर वो एक टेबल बनाता है, यानी अलग तालिका बनाता है, और फिर उसको एक क्या दे देता है, कोड दे देता है। तो इसी तरीके से जो आपका डेटा का जो संग्रहण होता है वो किया जाता है, यानी वर्गीकृत उसको किया जाता है। इसके बाद है डेटा विश्लेषण, यानी जो भी आपके पास डाटा होता है ना, उसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे डाटा विश्लेषण जो है आपका, यानी डाटा एनालाइज जो है उसका मीनिंग यहाँ पे ये है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अपने पास कलेक्ट करके रख रहे हैं, किस तरीके से उसका व्याख्यान कर रहे हैं या उसका अर्थ निकाल रहे हैं। अब विश्लेषण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, यानी आपका जो एनालाइज जो होता है, एनालाइज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका मात्रात्मक विश्लेषण, जिसमें आपकी जो संख्याएं होती है उसके अकॉर्डिंग आप विश्लेषण करते हैं। फिर आता है गुणात्मक विश्लेषण, जिसके अंदर आप अपने विचारों को, अपने थिंकिंग को, अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है, इन सारी चीजों को शेयर करते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है ना वो यही होता है कि पैटर्न को पहचानना होता है, संबंध देखना होता है, और एंड में कंक्लूजन निकालना होता है, यानी निष्कर्ष निकालना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप आपका निष्कर्ष और व्याख्या। विश्लेषण के बाद जो भी आपके रिसर्चर होते हैं ना, जब वो रिजल्ट निकालते हैं तो यहाँ पे निष्कर्ष और व्याख्या को वो पहले प्रायोरिटीज देते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपका निष्कर्ष जो है ना शोध प्रश्नों में और परिकल्पनाओं से मेल खाते हैं नहीं खाते, उस टाइम पे रिसर्चर जो होता है वो ये सारी चीजें देखते हैं। तो निष्कर्ष निकालते समय, यानी जो भी उन्होंने रिसर्च करी है उसका कंक्लूजन निकालते समय ना वो ये देखते हैं कि उसकी जो भाषा है वो कितनी स्पष्ट है। ठीक है, केवल उसमें फैक्ट्स हैं या नहीं है, या फालतू की चीजें लिखी हुई हैं उसमें, या अनावश्यक बातें जो होती हैं वो लिखी हैं। तो शोध जो है ना आपका, वो हमेशा आपकी रिसर्च जो होती है वो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए जो शोधकर्ता होते हैं वो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद है आपका शोध रिपोर्ट लेखन। अब जो आपकी रिसर्च जो होती है उसके लिए जो रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसके अंदर भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जब आप रिसर्च जब आपकी पूरी हो जाती है तो उसमें आप एक लिखित रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी एक राइटिंग फॉर्म में अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके अंदर जो आपका रिसर्चर होते हैं ना वो लिखते हैं सबसे पहले उसका शीर्षक मतलब उसका मेन टाइटल। ठीक है, किस चीज के ऊपर, किस समस्या के ऊपर आपने उसकी रिसर्च करी है। फिर आता है आपकी प्रस्तावना, यानी आपका इंट्रो, फिर आपके ऑब्जेक्टिव, फिर उसकी साहित्यिक समीक्षा, फिर आपकी शोध की विधि। ठीक है, डेटा संग्रहण, विश्लेषण, निष्कर्ष, सुझाव और संदर्भ सूची, ये सारी चीजें आपकी उसके अंतर्गत आती है। फिर शोध की सीमाओं की अगर हम बात करें तो शोध जो है ना वो हर सीमाएं मतलब हर शोध के अंदर ना कुछ सीमाएं होती है, और रिपोर्ट में इन सीमाओं को हम स्पष्ट रूप से हमें लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समय की कमी, जो भी आपका सैंपल है वो लिमिटेड है या नहीं है, और सीमित क्षेत्र है या नहीं है, सीमित उपकरण है या नहीं है। ठीक है, सुझाव देना, यानी शोध के आधार पर भविष्य के लिए जो भी आपके उपयोगी सुझाव हैं, जो भी आपकी सलाहें हैं वो देना। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी शोध होती है, रिसर्च जो होती है वो की जाती है। उसके बाद इस यूनिट के, इस चैप्टर के हम कंक्लूजन की ऑल ओवर की बात करें तो एंड में निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि जो भी आपका रिसर्च का प्रोसेस होता है, यानी शोध की जो प्रक्रिया होती है, वो भाग 2 में जो भी आपका शोध का जो पूरा व्यवहार होता है ना, किस तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाती है, किस तरीके से रिसर्च की जाती है, तो इस तरीके से ना सारी चीजें हमें बताई जाती है।
कि जो आपका रिसर्च डिजाइन है वो किस तरीके से है, सैम्पलिंग कहाँ से लेना है, डेटा कलेक्शन क्या है यानी डाटा संग्रहण, ठीक है, विश्लेषण यानी आपका एनालाइज, निष्कर्ष यानी आपका कंक्लूजन, और रिपोर्ट लेखन यानी आपका जब आप रिपोर्ट राइटिंग रेडी करेंगे किसी भी समस्या के ऊपर, जब रिसर्च करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो ये जितने भी आपके वो है ना स्टेप्स जो है, ये सब मिलके क्या करते हैं, आपकी जो भी रिसर्च है उसको क्या करते हैं, एक साइंटिफिक रूप देते हैं यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं, और साथ ही साथ इसको विश्वसनीय बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई क्वायरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी क्लासेस के डेली नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते हैं और सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलती हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।